हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं पॉलिटी की 7th लेक्चर लेके आई हूँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि कल मेरा बर्थडे था, तो उसमें मैं थोड़ी बिज़ी हो गई। बट आज मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी और फिर मैं इकोनॉमिक्स के इसके बाद शुरू करूँगी। तो बने रहें आप लोग मेरे चैनल पे और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हो मुझे कि मैं वीडियो और बनाऊं, इसलिए आप सबसे मोटिवेट होकर के मैं वीडियो बना रही हूँ। और एंड थैंक यू माई ऑल सब्सक्राइबर्स जितने भी बने हैं इस फैमिली के मेंबर्स, और जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें ताकि मैं फिर अपनी उस गलती को सुधारूं और आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं सब कुछ। ठीक है, जो भी कंटेंट है। तो मैं आज का ये 7th लेक्चर है हमारा। तो जो संवैधानिक निकाय जो हैं, जो NRA, NMC, NHRC, CVC, ये सब जितने भी हैं, तो इन सब पर आज एक वीडियो होगा। ये आपका लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट मतलब कि रिवीजन करा देगा और जो भी इस पे चर्चा में मुद्दा रहा है उस पे भी बता देगा। तो आप लोग के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये सब मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है। आप फर्स्ट वीडियो से शुरू करें और फर्स्ट वीडियो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह करके आप देखें ताकि पूरा PT 365 आपका कंप्लीट हो जाए। तो ये सब मैंने बता दिया है, पढ़ा दिया। यहाँ से शुरू है आज। तो आज फर्स्ट हमारा ये है कि जो संवैधानिक, संविधिक और कार्यकारी निकाय हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, NRA जो है, अभी बहुत चर्चा में रहा था NRA। तो उसके बारे में आप देख लो कि क्या है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने हेतु एक स्वतंत्र निकाय, यह क्या है, स्वतंत्र निकाय NRA का गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है, अभी इसका गठन होगा, इसका स्वीकृति मिल चुकी है, ये पहले से गठित नहीं है। ठीक है, तो ये नया एजेंसी है, तो आप इसे याद रखना। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या है। NRA सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा गैर राजपत्रीय पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET आयोजित करेगा। ठीक है, NRA जो है वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में होगा। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार में सचिव रैंक के अधिकारी करेंगे। ठीक है, सचिव रैंक के जो अधिकारी होंगे वो करेंगे इसकी अध्यक्षता। इसमें रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कर्मचारी, SSC और रेलवे भर्ती तथा बैंकिंग क्रमिक चयन संस्था IBPS के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। मतलब कि ये कौन कौन सा एग्जाम करवाएगा, तो रेलवेज का कराएगा, फिर फाइनेंशियल वित्त मंत्रालय से जो भी है, SSC है, RRB है, फिर IBPS बैंकों का जो है, उन सब में ये रिक्रूटमेंट करवाएगा। ठीक है, CET वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी, एक वर्ष में 2 बार होगा। ठीक है, विभिन्न स्तर पर रिक्तियों की भर्ती हेतु स्नातक स्तर, 12वीं स्तर और 10वीं स्तर के पास स्तर के लिए पृथक पृथक CET आयोजित की जाएगी। मतलब 3 स्तर पे होगा, एक जो ग्रेजुएट है, एक जो 12 है पास है और एक जो 10 पास है। ठीक है, और साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। आरंभ में CET को 3 एजेंसी अर्थात RRB, IBPS और SSC द्वारा की गई भर्तियों हेतु आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो जनरल कंपटीशन का आप तैयारी करते हो तो मतलब एक ही एग्जाम में तीनों का समझिए तो आपका एक साथ हो जाएगा। ठीक है, आप तीनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे।
तो कालांतर में इसे चरणबद्ध रीतियों से अन्य भर्तियों तक भी विस्तारित किया जाएगा। ठीक है। सीईटी 12 प्रमुख राष्ट्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। सीईटी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु प्रथम परीक्षा होगी। ठीक है, प्रथम परीक्षा होगी तथा प्राप्तांक 3 वर्षों के लिए मान्य होंगे। ठीक है, 3 वर्षों के लिए जो प्राप्त में अंक आएंगे वो 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। छात्र और संस्था। ठीक है, तो आप देखिए क्या है, छात्रों के लिए बहुउद्देशीय परीक्षाएं एकल परीक्षा के माध्यम से प्रतिस्थापित हो जाएगी। जैसे कि अभी रेलवे का अलग एग्जाम देते हैं, बैंकिंग का अलग, एसएससी का, तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारी परीक्षाएं एक ही परीक्षा में हो जाएगी। देश के प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यह अधिक से अधिक महिला अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु प्रोत्साहित करेगा। और क्या है कि विभिन्न परीक्षाओं के कारण पढ़ने वाले वित्तीय भार को एकल परीक्षा के माध्यम से कम करने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में अभ्यर्थी की सहायता हेतु योजनाबद्ध पहुंच और जागरूकता सुविधा प्रदान की जाएगी जो अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी। ठीक है, अब संस्था का क्या है कि वर्ष भर आयोजित होने वाली प्रत्येक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र स्थापित करने की लागत में कमी आएगी। ठीक है, रिक्त पदों को तेजी से भरने में कुशल प्रशासन को बढ़ावा देते हुए एक एकल पात्रता परीक्षा भर्ती चक्र को लिखित रूप से काम करेगी। एनआरए एक एकल परीक्षा आयोजित कर तथा अभ्यर्थियों से एक बार शुल्क लेकर भर्ती चक्र में पारदर्शिता व दक्षता को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, अब सेकंड है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी। तो क्या है कि एनएमसी का गठन किया गया है हाल ही में, जो भारत आयुर्विज्ञान परिषद एमसीआई का स्थान ग्रहण करेगा। मतलब कि जो एनएमसी है वो पुनर्स्थापित कर दिया गया है एमसीआई को। ठीक है, तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के बारे में, एनएमसी की स्थापना राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, जिसके द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम 1956 को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, एनएमसी की जो स्थापना है वो 2019 वाले आयुर्विज्ञान अधिनियम से किया गया है, और जो पहले का अधिनियम था 1956 वाला, तो उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है ना, ये 1956 वाला को खत्म कर दिया गया है। एमसीआई से संबंधित मुद्दे। एमसीआई क्या है, जो पहले वाला था। ठीक है, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का निम्न स्तरीय विनियमन, जवाबदेही का अभाव, कथित भ्रष्टाचार आदि। ठीक है, यह अधिनियम एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रयास करता है जो निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी। जैसे क्या है कि उपयुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सीय पेशेवर की उपलब्धता, चिकित्सीय पेशेवर द्वारा नवीनतम आयुर्विज्ञान अनुसंधान को अपनाना, आयुर्विज्ञान संस्थाओं का आवधिक मूल्यांकन करना तथा शिकायतों के निपटान हेतु प्रभावी तंत्र निर्मित करना। ठीक है, अब क्या है, एनएमसी इसके सदस्यता के बारे में बता दिया जाए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो क्या है कि इसमें 33 सदस्य होंगे। ठीक है, एनएमसी में जो अभी गठित हुआ है, एक इसमें अध्यक्ष होगा और 10 पदेन जो सदस्य होंगे। पदेन सदस्य में क्या होगा, एक मतलब जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, ठीक है, 2 बार लिख दिया है, और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शामिल होंगे। ठीक है, 22 अंशकालिक होंगे, जो 60% सदस्य चिकित्सा होने चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये है 33 होंगे, और 33 का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपने देख लिया कि एक अध्यक्ष होगा, 10 पदेन होगा जो इन सब का योग्यता रखता हो। ठीक है, और 22 जो है अंशकालिक होंगे। ठीक है, मतलब कि
मतलब कुछ अंश के बाद फिर वो मतलब कि फिर से चुने जाएंगे या फिर नामित होंगे, जो भी होंगे। ठीक है। आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद का एक गठन करेगी। ठीक है। एक आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद भी गठित होगा। ठीक है। यह क्या करेगा? यह एक प्राथमिक मंच होगा जिसके माध्यम से राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र एनएमसी के समक्ष अपनी राय तथा चिंताएं प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त एनएमसी को आयुर्विज्ञान शिक्षा से संबंधित न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने और उसे बनाए रखने के उपायों का परामर्श प्रदान करेगी। ठीक है। अब एनएमसी के काम देख लेते हैं। तो आयुर्विज्ञान संस्थाओं तथा चिकित्सा पेशेवरों के विनियमन के लिए नीति तैयार करना, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन तथा अवसंरचना की आवश्यकता का मूल्यांकन करना। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न निर्मित विनियमों और राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों द्वारा पालन सुनिश्चित करना। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होने वाली निजी चिकित्सा संस्थाओं तथा डीम्ड विद्यालयों का 50% तक सीटों का शुल्क निर्धारण करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करना। ठीक है। तो ये इसके काम हो गए। अब क्या है कि ये एक स्वशासी या स्वायत्त बोर्ड है। ठीक है। यह अधिनियम जो है एनएमसी के पर्यवेक्षणाधीन स्वायत्त बोर्ड स्थापित करता है। प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये बोर्ड है। क्रमशः स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर मानक तय करने तथा चिकित्सीय और आयुर्विज्ञान शिक्षा का विनियमन करने हेतु स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड तथा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड। ठीक है। ये है। ठीक है। विनियमन करने के लिए। और फिर चिकित्सीय संस्थाओं की निगरानी तथा रेटिंग के लिए चिकित्सा आकलन तथा रेटिंग बोर्ड है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि पेशेवर आचरण व चिकित्सीय नैतिक का विनियमन व संवर्धन करने के साथ ही लाइसेंस धारक आयुर्विज्ञान चिकित्सा व सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं के राष्ट्रीय पंजीयन को बनाए रखने हेतु नैतिक तथा चिकित्सीय पंजीकरण बोर्ड। ओके। अब क्या है कि इसमें इसके लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी उसका क्या है? इस अधिनियम के तहत विनियमित सभी चिकित्सा संस्थाओं में स्नातक या परस्नातक अति विशिष्ट चिकित्सीय शिक्षा में प्रवेश के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है। एनएमसी में ऐसे सभी चिकित्सा या आयुर्विज्ञान संस्थाओं में प्रवेश के लिए एक सामान्य काउंसिल आयोजित करने की रीति को निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है। मतलब ऐसी रीति बनाई गई है। अब नेक्स्ट क्या है? नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये क्या है? प्रैक्टिस हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए चिकित्सा संस्थाओं से स्नातक डिग्री प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को ठीक है, नेशनल एग्जिट नामक एक अंतिम वर्षीय स्नातक परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थाओं में परस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार भी होगी। ठीक है। और क्या? सीमित अनुज्ञप्ति। ठीक है। लिमिट लाइसेंसिंग क्या है कि इस अधिनियम के तहत एनएमसी चिकित्सकों को आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा व्यवसाय से संबंध मध्यम स्तर पर चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए समिति अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है। ठीक है। ये माध्यम स्तर के चिकित्सीय प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को निर्दिष्ट करेगी। मतलब क्या है कि एक परीक्षा आयोजित किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर जो मतलब कि परीक्षा होगा उसके बाद ये इसमें प्रवेश दिया जाएगा। स्नातक और परास्नातक का जो डिग्री होगा वो, उसके बाद जो अंतिम में मतलब कि जो साल होगा स्नातक का, उस टाइम एक नेशनल एग्जिट टेस्ट नामक परीक्षा देना होगा। उसके बाद फिर लाइसेंसिंग की भी अनुज्ञप्ति दी जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनएचआरसी। ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो क्या हुआ, देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर प्रवासी मजदूरों की समस्या और कष्टों के निवारण के लिए आवश्यक हस्तक्षेप के लिए एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने अनुमति प्रदान कर दी है। ठीक है, तो ये क्या है कि प्रवासी मजदूरों के लिए ये एनएचआरसी ने एक रिट जारी की है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, यह अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत अक्टूबर 1993 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय मीन्स जो एक्ट के थ्रू गठित किया गया हो उसे संवैधानिक कहते हैं, और संवैधानिक जो संविधान में लिखित हो। ठीक है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। इस अधिनियम में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस अधिनियम में तो एनएचआरसी के कार्य और शक्तियां को देख लेते हैं हम लोग। तो एनएचआरसी का कार्य और शक्तियां क्या है? एनएचआरसी मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में या तो याचिका प्राप्त करने के उपरांत या स्वतः संज्ञान के आधार पर शिकायतों का अन्वेषण करता है। मतलब अब इसमें याचिका दायर करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो ये खुद से संज्ञान कर लेता है कि हाँ ह्यूमन राइट्स मीन्स मानवाधिकारों को क्षति हो रही है, तो ये खुद ही शिकायत का अन्वेषण करता है। 1 वर्ष के भीतर घटित मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। मतलब 1 वर्ष के भीतर होना चाहिए, ये नहीं कि 2 साल 5 साल के पीछे का भी आप मतलब इसमें जोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो 1 साल का ही ये इसमें लिखा हुआ है प्रावधान इसका। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी भी आरोप की न्यायिक कार्रवाई में या यह हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कहीं भी किसी भी कोर्ट में अगर मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई भी बात चल रहा हो तो उसमें यह कार्रवाई हस्तक्षेप करेगा। कैदियों के रहने की दिशा को देखने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी भी बंदी गृह या अन्य संस्थाओं का दौरा कर सकता है। ठीक है, संबंधित अनुशंसाएं कर सकता है। संविधान और अन्य विधि के अंतर्गत प्रदान किए गए मानवाधिकार के संरक्षण से संबंधित, ठीक है, सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है। उचित उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा भी कर सकता है। ठीक है, यह क्षतिपूर्ति के भुगतान की संतुति कर सकता है। ठीक है, मतलब क्षतिपूर्ति करने के लिए कह सकता है सरकार को या किसी निजी संस्थान को भी, जो भी हो, परंतु इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन को दंडित करने का कोई शक्ति प्रदान नहीं है। मतलब कि अगर कोई मानवाधिकार का उल्लंघन कर देता है तो ये दंड नहीं दे सकता, ना ही इसे पीड़ित को कोई मौद्रिक राहत ये नहीं देता है। ठीक है, मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को आरंभ कर सकता है और बढ़ावा दे सकता है। इसे दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है और यह अंतरिम राहत प्रदान कर सकता है। ठीक है, यह भारत के राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। भारत के राष्ट्रपति को 1 वर्ष में इसका क्या है रिपोर्ट उसको, और जो उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति। ठीक है, हाल ही में संसद ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के चयन के लिए पारदर्शिता लाने हेतु मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया है। ठीक है, फिर क्या है इसके प्रावधान देख लेते हैं, और इसका जो मूल्य 1993 वाला है और जो नया संशोधित है। तो एनएचआरसी के जो संरचना है वो क्या है, मूल अधिनियम में यह प्रावधान था कि उस व्यक्ति को एनएचआरसी के अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो। ठीक है, और अब क्या है कि इस संशोधन में कह दिया गया कि भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, तो उसको अध्यक्ष बना सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले था कि सिर्फ मुख्य न्यायाधीश बनते थे, अब क्या है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या फिर न्यायाधीश हो, ठीक है, तो वो अध्यक्ष बनेंगे। दूसरा क्या है, सर इसका आधा आधा दिया हुआ है, कोई बात नहीं। यह एनएचआरसी के सदस्यों के रूप में 2 ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है जो मानवाधिकार से संबंधित विषयों का ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखते हों। एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो और दूसरा
हाई कोर्ट का रहा हो। ठीक है, और ये नया वाला कहता है कि इसमें संशोधन करके 3 सदस्य को नियुक्त किए करने की व्यवस्था देता है, जिसमें से कम एक सदस्य महिला हो। मतलब 2 तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाला हो ही, और एक महिला भी हो। ठीक है, अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग जैसे कि अनुसूची जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष एनएचआरसी के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, मतलब ये सब के जो अध्यक्ष हैं वो इसके पदेन सदस्य होंगे। और नया वाला जो है वो कहता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों और दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्तों को एनएचआरसी के पदेन सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान करता है। ठीक है, जबकि पिछला में पिछड़ा वर्ग और बाल संरक्षण अधिनियम वाला जो है ये लोग नहीं थे, बट अब वाला में ये लोग होंगे। ठीक है, अब राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो क्या है कि उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन नए वाले संशोधन में कहा गया कि वही चीज़ है कि उस उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश तो हो सकता है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन न्यायाधीश भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ मुख्य न्यायाधीश ही बनेगा। अब पदावधि की बात करते हैं तो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष। ठीक है, 5 ईयर्स या 70 ईयर्स जो पहले हो। और यह अधिनियम एनएचआरसी और एसएचआरसी के सदस्यों को 5 वर्ष की पदावधि के लिए पुनः नियुक्ति की अनुमति प्रदान करता है। मतलब कि फिर से मतलब ये नियुक्त हो सकते हैं एनएचआरसी में। और इसमें क्या है कि इसके तहत पदावधि को कम से कम 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु कर दिया है। पहले 5 वर्ष था, अब 3 वर्ष है। और पुनः नियुक्ति के लिए 5 वर्ष की सीमा को हटा दिया गया है। ठीक है, अब संघराज्य क्षेत्रों में क्या है, तो संघराज्य क्षेत्रों में पहले कोई प्रावधान नहीं था, अब है। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि संघराज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानवाधिकारों के संबंधित कृतियों को एसएचआरसी को सौंप सकती है। दिल्ली संघराज्य क्षेत्र के मामले में मानवाधिकार आयोग में से संबंधित कृतियों के संबंध में एनएचआरसी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बाकी सारे केंद्र राज्य जो ड्यूटीज है उसमें एसएचआरसी देखेगा। अब क्या है, सीवीसी के बारे में देख लेते हैं। तो ये भी चर्चा में रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो सीवीसी द्वारा प्रणालीगत सुधारों के लिए नागरिकों के सुझाव को मंत्रालयों को प्रेषित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सीवीसी ने दंडात्मक सतर्कता दृष्टिकोण के बजाय अपने निवारक सतर्कता दृष्टिकोण के भाग के रूप में सुझावों की मांग की है। सीवीसी की गई यह कार्रवाई पूर्णतः एक नवीनतम प्रयोग है। इसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में प्रणालीगत सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो सीबीसी के बारे में जान लेते हैं। तो सीबीसी क्या है, तो सीबीसी सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1968 में संथनम समिति की अनुशंसा पर की गई थी। केंद्र सरकार की एजेंसी को सलाह देने और उसका मार्गदर्शन के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार की जो एजेंसीज है, एजेंसियों को सलाह भी देगी और मार्गदर्शन भी देगी ये। ठीक है, संथनम समिति की अनुशंसा पर। और क्या है कि वर्ष 2003 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, प्रदान किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक केंद्रीय सशक्त सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष होते हैं और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता सहित 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है अध्यक्ष और सदस्य को। सत्यनिष्ठा संधि क्या है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सीवीसी है ने सरकारी संगठनों में प्रापण खरीद, ठीक है, प्रापण या खरीद, प्रोक्यूरमेंट जो है प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, गतिविधियों के लिए सत्यनिष्ठा संधि को अपनाने को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। ठीक है, साथ ही एक संगठन
में स्वतंत्र प्रभावी प्रलोभन के अधिकतम कार्यकाल में 3 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। सत्यनिष्ठा संधि के बारे में भी देख लेते हैं। तो यह एक सतर्क साधन है जो भावी विक्रेता, बोली दाताओं और क्रेता के माध्यम से एक समझौते का परिकल्पना करती है जो दोनों पक्षों की अनुबंध के किसी भी पहलू पर किसी भी भ्रष्ट आचरण का व्यवहार न करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। ठीक है, भ्रष्ट आचरण का व्यवहार कोई ना करे, इसके लिए ये प्रतिबद्ध करता है। कौन? सतर्कता साधन। ठीक है, सत्यनिष्ठा संधि में जो सतर्कता साधन है, इसके कार्यान्वयन को स्वतंत्र बाहरी प्रलोभन, ठीक है, द्वारा आश्वासन प्राप्त होता है जो निसंदेह सत्यनिष्ठ वाले व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सत्यनिष्ठ व्यक्ति एक कानूनी दस्तावेज और प्रक्रिया दोनों है। यह कई कानूनी व्यवस्थाओं के अनुकूल भी है। सत्यनिष्ठ समझौते को वर्ष 1990 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा विकसित किया गया है। ओके, अब है भारतीय विधि आयोग। तो ये 5th टॉपिक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 22वें विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 22वां। तो क्या है कि विधि आयोग के बारे में भारत सरकार द्वारा समय समय पर गठित किया जाने वाला संविधानेतर व गैर संवैधानिक निकाय है। भारत सरकार के आदेश द्वारा गठित एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित या स्वतः संज्ञान द्वारा भारत में मौजूद विधि की समीक्षा और विधि संबंधित शोध को बढ़ावा देते हुए उनमें सुधार व नए विधानों के अधिनियमन में मदद करता है। ठीक है, यह न्याय वितरण प्रणाली से संबंधित प्रक्रिया में हो रहे विलंब को दूर करता है और मामले का त्वरित निपटान सुनिश्चित करके मुकदमेबाजी की लागत में कमी लाता है। ठीक है, सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान संबंधित गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। ओके, विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, अभी हमने पिछला भी पढ़ा था, उसमें भी 3 इयर्स का था। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, CVC का हमने पढ़ा है। यहाँ पे इसका भी NHRC में जो SHRC है, ये पहला 5 इयर्स था, अब 3 इयर्स हो गया। ठीक है, तो आप इसका भी ध्यान रखो। और यहाँ CVC का भी 3 इयर्स है, तो दोनों को इंटरलिंक करके आप पढ़ो कि CVC और NHRC दोनों का 3 इयर्स है। ठीक है, और सामान्यतः इसे प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत गठित किया जाता है। ठीक है, सरकार का यह एक सलाहकारी निकाय है, सलाहकारी है, ये भी आप देख लेना, बाध्यकारी ये नहीं है। ठीक है, प्रथम विधि आयोग को वर्ष 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा वर्ष 1834 में ब्रिटिश काल के दौरान गठित किया गया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। पहले अध्यक्ष इसके क्या थे? लॉर्ड मैकाले। तो ये प्रथम वाला याद रखना आप लोग। तो 1833 के चार्टर एक्ट में ये गठित किया गया। 1833 में इसका प्रावधान किया गया था कि इसे गठित करेंगे, और लॉर्ड मैकाले जो थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसने IPC और दंड प्रक्रिया संहिता आदि को संहिताबद्ध करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष श्री MC सीतलवाड़ थे। ठीक है, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल भी ये थे। अब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB। ठीक है, तो NCRB के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की भारत में अपराध 2019 की रिपोर्ट जो जारी की गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ये रिकॉर्ड ब्यूरो है, रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में देख लेते हैं। तो NCRB को अपराध और अपराधियों के बारे में
सूचनाओं के संग्रहण संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु 1986 में स्थापित किया गया था तथा अपराध को अपराधियों से संबंध करने में जांचकर्ताओं को सहायता प्राप्त हो सकता है इससे, ठीक है। ताकि इसकी अनुशंसा टंडन समिति ने की थी, राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स द्वारा की गई है इसे, ठीक है। और एनसीआरबी को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम परियोजना की निगरानी एवं कार्यान्वयन संबंधित उत्तरदायी दायित्व प्रदान किया गया है, ठीक है। एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह गृह मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। क्राइम इन इंडिया अर्थात भारत में अपराध का प्रथम संस्करण 1953 में जारी किया गया तथा यह वर्ष 2019 की रिपोर्ट अब तक की नवीनतम संस्करण है, ठीक है। मतलब 2020 में इसका अभी नहीं आया है रिपोर्ट। यह रिपोर्ट विशेष और स्थानीय कानून तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज अपराधों को शामिल करती है, ठीक है। इसके अन्य प्रकाशन में शामिल है भारत के आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं, कारागार सांख्यिकी, भारत में फिंगरप्रिंट्स और भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की रिपोर्टिंग, ठीक है। एनसीआरबी के प्रमुख उद्देश्य क्या है? अपराध और अपराधियों पर सूचना एकत्र करना, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध और अपराधियों के पर सूचना भी शामिल है तथा उसके समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना, ठीक है। संबंधित राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरणों, न्यायालयों और अधिवक्ताओं के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के बारे में सूचना को एकत्र करना, समन्वय और विनिमय करना तथा उन्हें सूचना प्रदान करना। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कार्मिकों को प्रशिक्षण और सुविधा प्रदान करना, मतलब ये प्रशिक्षण भी देता है, ठीक है। विभिन्न अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड, जिसमें दोष सिद्ध व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड शामिल है, उनके राष्ट्रीय संग्रहण के रूप में कार्य करना। फिंगरप्रिंट्स एंड फुटप्रिंट्स से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना आदि, ठीक है। अब अन्य जो सुर्खियां हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के विनियमन के लिए समिति, तो एक समिति गठित की गई है सरकारी विज्ञापनों के विषय वस्तु को विनियमित करने के लिए, ठीक ना। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सरकारी विज्ञापनों के विषय वस्तु के लिए विनियमन के लिए निगरानी हेतु CCRGA का गठन किया, ठीक है। CCRGA यही है, ठीक है। इसे सामान्य जन की शिकायत के निवारण हेतु अधिदेशित किया गया है। साथ ही यह सरकार विज्ञापनों के विषय वस्तु के विनियमन से संबंधित उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में स्वतः संज्ञान ले सकती है तथा अनुशंसाएं भी प्रदान कर सकती है, ठीक है। हाल ही में इस समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य किए गए विषय वस्तु विनियमन के अनुरूप समितियों का गठन नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा। और अवमानना का जो फैक्ट है वो मैंने आपको सुप्रीम को जब मैं जुडिशरी वाला पढ़ाई हूँ तो उसमें मैंने अवमानना को अच्छे से डिस्क्राइब करा है, उसको आप देख सकते हो। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अवमानना का इस बार कुछ ज़्यादा ही फैक्ट आया है चर्चे में, ठीक है। तो BOC क्या है? ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्र के पैसे से संचालित आउटरीच अभियानों हेतु ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन की सूची में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शामिल करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश का प्रारूप जारी किया है। इसे पूर्ववर्ती विज्ञापन एवं
दृश्य प्रचार निर्देशक, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और रीति एवं नाटक प्रभाग में एकीकरण द्वारा वर्ष 2017 में गठित किया गया है। अधिदेश क्या है इसके? तो यह लोगों को सशक्तिकरण करने तथा प्रिंट, ऑडियो, विजुअल, आउटडोर, डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाकर सरकार की ब्रांडिंग करने हेतु उत्तरदायी है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, ठीक है, एनएफडीसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ 4 फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को स्वीकृति प्रदान कर दी है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसे वर्ष 1975 में निगमित किया गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय फिल्म उद्योगों के संगठित, कुशल और एकीकृत विकास को बनाए रखना और प्रोत्साहित करना। फिल्म और मीडिया इसका जिनका विलय किया गया है, फिल्म्स डिवीज़न है, ठीक है। फिल्म्स डिवीज़न क्या है कि इसे वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था। इसे मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार हेतु डॉक्यूमेंट्री बनाने और समाचार पत्रों का प्रकाशन करने तथा भारतीय इतिहास का एक सिनेमाई रिकॉर्ड रखने के लिए विकसित किया गया था। बाल फिल्म सोसाइटी क्या है कि इसकी स्थापना 1955 में की गई। इसका उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को मूल्य आधारित मनोरंजन प्रदान करना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, इसकी स्थापना 1964 में की गई और ये भारत की जो सिनेमाई विरासत है उसको संग्रहण और संरक्षण करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक है। फिल्म समारोह निर्देशालय, तो इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और ये क्या है, फिल्मों और संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए की गई है, ठीक है। अच्छा 1 सेकेंड, मुझे कुछ याद आया। मैं ये वाला बॉक्स, हाँ ये वाला बॉक्स मैं छोड़ दी, मुझे ध्यान से निकल गया, सॉरी। मैं इसे अभी पढ़ा दे रही हूँ। तो ये पहले ये था जो हमारा एनसीईआरबी जो है उसका ये टॉपिक है। तो सॉरी फॉर मतलब मैं यहाँ से स्लाइड करते गई तो फिर मैं ध्यान से निकल गया। तो क्या है कि संबंधित प्रवृत्तियाँ क्या है, वर्ष 2018-19 तक की अवधि में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 7.3% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 तक की अवधि में साइबर अपराध संबंधित मामलों में 63.5% की वृद्धि हुई है। मतलब साइबर अपराध में आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों में वर्ष 2019 से 18 से 19 के दौरान 7 मतलब बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हो 7.3 था जो 26.5 हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है। 2018 से 19 के दौरान बच्चों के विरुद्ध जो घटित हुई है अपराध में 4.5% की बढ़ोतरी उसमें भी हुई है, ठीक है। और वर्ष 2018 से 19 में जो है जो मामले दर्ज कराए गए हैं उसमें भी 1.6% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और 18 से 19 तक की अवधि में जो राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराधों की दर है उसमें 11% की गिरावट दर्ज की गई है। मतलब कि गिरावट सिर्फ इसी में दर्ज की गई है, बाकी सब में तो बढ़ोतरी ही आप देख रहे हो, ठीक है। महिलाओं के प्रति भी 7.3% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आज ये हमने फुल कंप्लीट कर लिया। अब इसका एक लेक्चर बस लास्ट बचा हुआ है, ये शासन के महत्वपूर्ण पहलुएं जो है बस एक लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आज शाम में इसका एक लेक्चर डाल दूं और कल से मैं इकोनॉमिक्स का ही शुरू करूं। तो प्लीज़ बने रहें मेरे चैनल पे और सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे नो डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलें, बताएं मुझे क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि किन्हीं ने कहा कि थोड़ा सा ये आप कंटेंट को बढ़ा रखो, फ़ोन में देखते हैं तो दिक्कत होता है, तो मैं कंटेंट को फुली मतलब जितना स्क्रीन में आ रहा है मैं बड़ा करके ही कर रही हूँ।
ओके। वॉइस में दिक्कत आ रही थी तो अब मैं थोड़ी मतलब लाउड बोल रही हूँ। और किसी चीज़ में दिक्कत आए तो प्लीज़ आप लोग बताना और अपना सपोर्ट देना। एंड थैंक यू फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि मतलब मैं बेवकूफ़ी तो नहीं कर रही हूँ ना, ये मतलब टाइम वेस्ट। बट अब लगता है कि नहीं, एक भी जो मेरे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं उनके लिए ही, बट मुझे बनाना ही है वीडियो, ठीक है। तो मैं थैंक यू